नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम प्राइम टाइम। कहते हैं किसी चीज का दर्द इंसान को तभी समझ में आता है जब वो ये दर्द खुद महसूस करता है। लेकिन पेशावर में 132 मासूमों की मौत के बाद भी पाकिस्तान मुंबई हमलों में मारे गए 166 लोगों का दर्द नहीं समझ पाया और उसने 26/11 के आरोपी जकीउर रहमान लखवी को जमानत दे दी। लखवी की जमानत ने नवाज शरीफ की उस कसम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जो उसने पेशावर में हुई आतंकी घटना के बाद आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए खाई थी। मुख्य आरोपी जकीउर रहमान लखवी की जमानत को लेकर भारत ने पाकिस्तान की आतंकवाद से लड़ने की नीति पर भी सवाल उठा दिए हैं। भारत ने कहा कि पेशावर में हुई घटना से पूरा भारत दुखी है, लेकिन मुंबई हमले के आरोपी को जमानत देना ठीक नहीं है। इससे पूरा भारत आहत हुआ है और इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान से लखवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। पेशावर में 132 मासूमों की मौत का तांडव देखने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आतंकवाद से लड़ने की कसम खाई थी। मैं समझता हूं कि जब तक ये दहशतगर्दी से इस मुल्क को मुकम्मल तौर पे पाक नहीं कर दिया जाता, ये जो है ये जद्दोजहद और जंग ये जारी रहेगा। तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये उस वक्त तक ये ज़रब-ए-अज़्ब जारी रहेगा जब तक कि दहशतगर्दी को इस सरजमीन से खत्म नहीं कर दिया जाता। लेकिन नवाज शरीफ की ये कसम महज कुछ घंटों में ही टूट गई जब उसने 26/11 के आरोपी जकीउर रहमान लखवी को जमानत दे दी। लखवी 26/11 हमले का आरोपी है, ये बात आतंकी कसाब ने भी कबूली थी। लेकिन पाकिस्तान ने सभी बातों को, सभी दावों को दरकिनार करते हुए उसे जमानत दे दी। पाकिस्तान ने लखवी को जमानत ऐसे वक्त में दी है जब उसने हाल ही में आतंकवाद का एक ऐसा दर्द झेला है और इस दर्द में भारत ने एक अच्छे पड़ोसी के नाते उसका दर्द बांटा था। लेकिन पाकिस्तान ने भारत की भलाई का बदला धोखे से दिया है। आतंकी लखवी को मिली जमानत से पूरा भारत आहत है। आज संसद में लखवी को जमानत देने पर चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि लखवी मुंबई हमलों का आरोपी है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत सरकार ने इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान को कड़े से कड़े शब्दों में भारत की भावना को व्यक्त किया, उनको पहुंचाया है मैसेज। पाकिस्तान से अपेक्षा की है कि अभी उनके यहां जो भयंकर घटना घटी है और बच्चों का जो भयंकर संहार हुआ, जितनी पीड़ा पाकिस्तान को हुई है, भारत को उससे रत्ती भर कम नहीं हुई है। हिंदुस्तान का हर बच्चे के आंख में आंसू है, हर हिंदुस्तानी के आंख में आंसू है। और उसके तुरंत बाद इस प्रकार का रवैया ये दुनिया भर के मानवतावादी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सदमा पहुंचाने वाला है। पाकिस्तान को उचित शब्दों में बात पहुंचा दी गई है। 26/11 हमलों के मुख्य आरोपियों में से एक जकीउर रहमान लखवी को गुरुवार को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत यानी एटीसी ने 5 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। जमानत दिए जाने के बाद पाकिस्तान को भारत की तीखी प्रतिक्रियाओं का शिकार होना पड़ा है। भारत को इस बात पर हैरानी है कि यह फैसला पेशावर में 132 बच्चों के आतंकियों के हाथों कत्ल होने के महज 2 दिन बाद आया है। लखवी को इस तरह से जमानत देने से आतंकियों का हौसला बढ़ेगा, जो न सिर्फ किसी एक मुल्क के लिए खतरा है बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हैरानी की बात यह है
कि हाल ही में आतंक का इतना बड़ा दंश झेलने के बाद पाकिस्तान इतनी बड़ी लापरवाही कैसे दिखा सकता है। ये एक बड़ा सवाल है जो आज हर इंसान के मन में है, जो वो पाकिस्तान से पूछ रहा है। आखिर कब सबक लेगा पाकिस्तान? जी हां, तो आखिर इस शराफत को हम क्या नाम दें? जिस तरह के दावे यहां पर पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे पेशावर हमले के बाद में कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा और बिलों से निकाल कर आतंकियों को मारा जाएगा और पूरी तरीके से पाकिस्तान से आतंकवाद का सफाया होगा, लेकिन अब क्या? जिस तरह के दावे, जिस तरह के वादे उस वक्त किए गए थे आवाम के साथ में, पूरी दुनिया के सामने पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस बात का जिक्र किया था कि आतंकवाद को अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अच्छा या फिर बुरा आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है जो लोगों का खून बहाता है और लोगों को परेशान यहां पर करता है। लेकिन अब लखवी को जमानत देना, और वो भी ऐसे समय में कि पाकिस्तान ने खुद इस तरह का गहरा एक दंश झेला है। पेशावर में 132 मासूम बच्चों की मौतें हुई है, उनकी निर्ममता से हत्या कर दी गई है। उसी के बाद लखवी को जमानत देना, और जिस वक्त भारत ये उम्मीद कर रहा था कि कम से कम अब पाकिस्तान एक सही राह पर आएगा, अब पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ आएगा, और अब उम्मीद की जा रही थी पाकिस्तान से कि कम से कम ऐसे समय पर वो आतंकवाद के खिलाफ डटकर भारत का साथ देगा और साथ ही आतंकवाद को उखाड़ने में उसकी सहायता भी करेगा। लेकिन जिस तरह की उम्मीदें यहां पर की गई थी, उम्मीदें किसी भी तरीके से यहां पर नाकाम ही साबित हुई है। और भारत को, खासतौर पर भारत देश में हर एक देशवासी के आखिर सवाल जो एक ही है, उनकी जुबान पर वो एक ही है कि शराफत को हम क्या नाम दें, इस दोहरी राजनीति को हम क्या नाम दें। चलिए सीधा रुक करते हैं न्यूज रूम की तरफ, जहां से चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा फिरोज बख्श साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज साहब आपका। ए.के. त्रिपाठी जी स्कूल के प्रिंसिपल है, बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिपाठी साहब। और साथ ही बी.एस. राणा साहब नेता हैं अपना दल की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका राणा साहब प्राइम टाइम डिबेट में। और इसके साथ ही न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ललित खजूरिया भी मेरे साथ में है। ललित, आखिर इस दोहरी राजनीति को क्या नाम दे? आज शायद मेरे ही नहीं, आपके नहीं, बल्कि भारत देश के हर एक नागरिक के जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिरकार पाकिस्तान क्या चाहता है। एक तरफ दावे कुछ और किए जाते हैं और दूसरी तरफ जो एक्शन लिया जाता है वो कुछ और है। अभिषेक, ये आज का सवाल नहीं है। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तब से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान चाहता है क्या। देखिए, दोनों मुल्कों ने एक साथ आजादी हासिल की थी, बल्कि पाकिस्तान ने एक दिन पहले आजादी हासिल की थी। और आज हिंदुस्तान कहां पर है और पाकिस्तान कहां है? पाकिस्तान बारूद के उस ढेर पर बैठा हुआ है, जिसको उसने खुद इकट्ठा किया है, यानी कि आतंकवाद के नाम को, जो आतंकवाद का एक बारूद ढेर उसने इकट्ठा किया था, उसने ब्लास्ट किया और कईयों को उसने मार डाला। पेशावर की अगर हम घटना को याद करते हैं तो उन बच्चों, जो मासूम बच्चे थे, और जिस तरह से तहरीक तालिबान ने इस घटना की कहीं ना कहीं उन्होंने कबूल किया है, स्वीकारा है कि हां हमने इस वारदात को अंजाम दिया, तो उनके मंसूबे साफ पता चल जाते हैं। रही बात मियां नवाज शरीफ की, जो वहां के प्रधानमंत्री है, और उनका यह कहना कि हम आतंकवाद के खिलाफ सख्त लड़ाई करेंगे और उनके जो बिल में जो छिपे हुए हैं उनको बाहर निकालकर उनको कहीं ना कहीं सजा देंगे, तो ये सब कहीं ना कहीं एक कोरी बातें थी, क्योंकि उस वक्त उन पर दबाव था और कहीं ना कहीं उन्हें माशरे में ये एक संदेश देना था, वहां की सोसाइटी को एक संदेश देना था, अपने वतन को एक संदेश देना था कि देखिए बहुत बड़ा जुर्म हुआ है और आतंकवाद ने किस तरह से हम पर हमला किया और हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी दोहरी नीति सामने आई। 24 घंटे भी ना बीते थे और पाकिस्तान की अदालत ने ज़कीर उर रहमान लखवी, जो कि 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, जिसके खिलाफ भारत ने कई सबूत पाकिस्तान को दिए हैं और वो पाकिस्तान की अदालत में कहीं ना कहीं बंद था, लेकिन उसके हमले, यानी कि जो पेशावर में हमला हुआ था, उसके 2 दिन के बाद वो छूटता है। और हालांकि इसे हम दबाव कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, किसका दबाव है, ये तो चर्चा के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन ये दबाव इसलिए है कि उसे दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि अब यह मालूम नहीं है कि किस तरह से अरेस्ट, किन बातों पे अरेस्ट किया, कौन सी ऐसे उसके खिलाफ जुर्म थे जिसके लेकर उसे अरेस्ट किया गया, दोबारा उसे बाहर नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की दोहरी नीति साफ है और भारत जिस तरह से लगातार पाकिस्तान को यह कहता रहा है कि आपकी धरती पर आतंकवादी
पनाह लेते हैं और आपके यहां पे बेस कैंप से उसको नष्ट कीजिए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया और भारत ने भी कहीं ना कहीं कड़ा रुख अख्तियार किया। और जिस तरह से आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लखवी को छोड़ना कहीं ना कहीं यह मानवता के खिलाफ है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उन्होंने कड़े शब्दों में संदेश दिया कि अब आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। इसी पर मैं सीधा फिरोज बख्श साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, क्या वाकई ये जो एक लखवी को छोड़ना फिर उसे कैद करना ये एक भूल कहेंगे, क्योंकि बार बार चैनल्स में चल रहा है कि भूल है, हमसे भूल होगी, या फिर एक नीति कहेंगे, एक स्ट्रेटजी कहेंगे पाकिस्तान की? देखिए ललित जी, ऐसा है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का पिछले कई साल से चल रहा है और ख़ास तौर से वाजपेयी जी वहाँ बस लेकर गए थे, उधर वाजपेयी जी वो बगलगीर हो रहे थे प्राइम मिनिस्टर से और पीछे वो फौजें पाकिस्तान चढ़ा रहा था अपनी कारगिल में। पाकिस्तान का हमेशा से जो है रवैया यही रहा है कि बगल में छुरी मुंह में अल्लाह। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को दुआ तो हम यही करते हैं कि भाई उसको कहीं ना कहीं एक सेंसिबल एक अप्रोच उसकी होनी चाहिए, लेकिन लगता नहीं कि वो सबक सीखने वाला है। अभी जो ये वाकया हुआ है लखवी को छोड़ना, ये इसकी बहुत गलत इन्होंने टाइमिंग की। टाइमिंग क्या, मैं समझता हूँ लखवी जैसे जो लोग हैं जिन्होंने बॉम्बे में इतना बड़ा जो है नरसंहार किया, इतने लोग मारे गए, किसी हालत में लखवी को छोड़ने की बात ही नहीं थी। और छोड़ा भी उन्होंने ऐसे वक्त में कि जिस वक्त इतना बड़ा उनके यहाँ हादसा हुआ है, 132 बच्चे और 9 टीचर्स जो हैं वो मारे गए। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो मेंटेलिटी है, जो माइंडसेट है, वो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आईएसआई उसको कंट्रोल कर रहा है, फौज कंट्रोल कर रही है, तालिबान कंट्रोल कर रहा है, या मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं। टोटल कंफ्यूजन है वहां पे। वो ऐसा लगता है कि वहां सरकार चल ही नहीं रही है। जी त्रिपाठी साहब, किस तरह से हम पाकिस्तान की मानसिकता को पढ़ सकते हैं? एक तरफ तो आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ आप उन आतंकियों को रिहा करते हैं। बेशक उन्होंने फिर से उसको जेल में डाल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग है कि हाँ, यहां से तो हम भारत को संदेश देंगे, देखिए हमने कितना जबरदस्त एक्शन लिया, और वही कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। निश्चित रूप से पाकिस्तान हरदम अपने दोहरे चरित्र और दबाव की राजनीति के लिए जाना जाता है। आज़ादी के पहले से भी हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से हमारे देश का बंटवारा हुआ और उसके बाद भी जब जब हमने मित्रता के देश के लिए कदम बढ़ाया, इन्होंने हमारी पीठ पे छुरा भोंका। जहां तक बात यह है कि ये उसने जो ये कदम उठाया है लखवी को छोड़ने का, ये निश्चित रूप से माना जा सकता है कि एक स्ट्रेटजी के तहत हुआ है। आप ये देखिए कि जिस मुल्क में 132 बच्चों का नरसंहार हो, ऐसे क्षेत्र में जो सबसे सुरक्षित है। मैं पहले आर्मी स्कूल में ही प्रिंसिपल होता था। इतनी आसान नहीं है कि आर्मी स्कूल में जा करके इस तरह से 17 घंटे बच्चों को बंधक बना के रखा जाए और उन बच्चों का कत्लेआम किया जाए। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ये दोहरा चरित्र है। ये इसका एक खोखला कहना चाहिए प्रयास है, जिसमें कि वो सारे दुनिया को दिखाने के लिए कि कोई बड़ा सख्त कदम उठाने जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि उनकी राजनीति पूरी आतंकवादियों के दबाव में, आईएसआई के दबाव में चलती है, राजनीति फौज के दबाव में चलती है। लगता ही नहीं है कि वहां राजनीति नाम की कोई चीज है। हमारा वो स्कूल जिस सोसाइटी चलाती है उसका आज भी एक कार्यालय पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के लोग जब हमारे स्कूल में आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं। उनको लगता है कि ऐसा मुल्क है जहाँ मानव अधिकार सुरक्षित है, जहाँ मानवता सुरक्षित है, और इस बात को देख के अपने देश को कोसते हैं कि हम दोनों जो सांस्कृतिक रूप से इतने करीब हैं, सामाजिक एकता और कल्चरल यूनिटी कभी भी हमारे देश के बीच में हो सकती है। हम एक सी भाषा बोलते हैं, एक से संस्कारों के लोग जाने जाते हैं, लेकिन इस आतंकवाद की वजह से, इस राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वहां एक तरह से नो गवर्नमेंट की स्थिति है। पता नहीं कब वहां प्रजातंत्र आता है, कब वहां पर जो है फौज जो है सत्ता को हथिया लेती है। वो लोग खुद, वहां की जनता जो है, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पाकिस्तान कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड है और दहशत के साए में वहां की जनता है। जनता का आज बस चले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई भेद रही न जाए। यदि कोई दीवार है तो ये आतंकवाद की है, यहाँ कंफ्यूज्ड राजनीति की दीवार है। राणा साहब, आपको क्या लगता है किस तरह से ये सारी एक प्लानिंग चल रही है? पाकिस्तान के जहन में क्या चल रहा है इस वक्त? वाकई वो इतना प्रतिबद्ध है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा? हालांकि नवाज शरीफ ने जिस तरह से कहा और उनके सेना अध्यक्ष ने थोड़ी कार्रवाई की और 50-60 आतंकियों मार गिराए, लेकिन जो मेन है वहां पर वो जाने में डर रही है। एक्चुअली मैं आपकी बातों से और जो भी चल रहा है, ये पाकिस्तान का जितना भी इन्होंने मेरे साथी सहयोगियों ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। विचारधारा तो उनकी मानसिकता बड़ी खराब रही है, दोहरी नीति हमेशा करते आए हैं। पर यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो आर्मी के जनरल शरीफ हैं, जिन्होंने अभी डबल स्ट्राइक की है,
3000 लोगों को उन्होंने एक तरफ से बोला है इनको प्रोसिक्यूट किया जाए 48 आवर्स में। वो एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से आप लोगों को सभी को देखना होगा और हमारे देशवासियों को, पूरे वर्ल्ड को देखना होगा कि क्या वाकया में ही नवाज शरीफ उसको 48 आवर्स में प्रोसिक्यूट करते हैं, सबको हैंग करते हैं या नहीं। नंबर 1, अगर करते हैं तो समझ लो कि इसका ऐसा है कि आर्मी वन साइड अपना रोल जरूर पूरा करेगी, क्योंकि उनका खून अभी काफ़ी खोला हुआ है आतंकवादियों के खिलाफ। जिस तरह से घर में आकर किसी को मारना ही हो गया आर्मी के लिए तो मरने के बराबर है। और इस वक्त भी अगर आर्मी जनरल का साथ नहीं देती है तो वो आर्मी बिल्कुल भी नहीं अपने आप को स्थापित कर देगी, वो भी टेररिस्ट हैं सारे के सारे। तो जनरल के लिए अच्छा टाइम है, जनरल शरीफ के लिए बड़ा अच्छा टाइम है इस वक्त। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने तो 480 लोगों के खिलाफ डेथ वारंट निकाला और वो कह रहे कि कम से कम 3000 लोग हैं जो आतंकी, उनको मारने के लिए हमें परमिशन चाहिए और हमें कार्रवाई करनी है। तो कहीं ना कहीं आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट तो है। नहीं, कन्फ्लिक्ट आपकी बात बहुत सही है। तो अभी इन्होंने स्ट्रेटेजी के तहत, हो सकता है वो लखवी के ही आदमी थे, तो उसको बचाने के लिए, उसको मोहरा बनाने के लिए एक छोटा सा छोड़ दिया और बड़ा बाहर निकाल दिया। और साथ में प्रोसिक्यूटर अपील करता है गवर्नमेंट का कि ऐसा करेंगे कि हमने तो अपील करेंगे और अगली बार जैसे ही हो सकता है गवर्नमेंट इसको सुन ले। तो दोनों तरफ से नवाज ने तो बचाव कर लिया अपना, पब्लिक से भी और वैसे भी। तो नवाज तो कहीं भी क्लियर नहीं अपनी पॉलिसी में, डूबियस पॉलिसी में है। बट ये है कि जनरल का भी खून खोला हुआ है, क्योंकि उसके घर में अटैक किया, उसके बच्चे मारे हैं। तो मैं वर्दी वाला हूं, मैं ये चाहूंगा कि जनरल इसको लीड करे और इनका आतंक को खत्म कर दे और नवाज शरीफ को एक साइड में कर दे। एक बार फिर से कहीं ना कहीं सत्ता में टकराव होगा, एक तरफ जनरल होगा और एक तरफ वहां का प्राइम मिनिस्टर होगा। दोनों की क्या स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो पाकिस्तान की है वो ये है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी मतलब फल फूल नहीं पाई है। नहीं, 1947 से अब तक वहाँ एक जनरल या दूसरा जनरल, शुरुआत उन्होंने की थी एयर वाइस मार्शल अयूब खान से, ठीक है। उसके बाद जनरल चेंज होते रहे। मतलब यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी अब तक कामयाब हो नहीं पाई है, और जो डेमोक्रेटिकली चुन के लोग आए हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे वो बेनज़ीर हों या कोई और हो, वो हमेशा फेल हुई है। तो पाकिस्तान का ये फेलियर इस वजह से है कि वो फौज को उन्होंने अपनी कमान दे रखी है, और फौज एक ऐसा तोता है जो कि आईएसआई के हाथ में। आईएसआई का जो नस्बुलैन है, जो उनका आईएसआई का जो ध्येय है, वो यह है कि हिंदुस्तान को कभी चैन से नहीं जीने देना। हिंदुस्तान को किसी न किसी तरह से अपने टेररिस्ट को ट्रेन करके, शुरू में आईएसआई की और तालिबान की बड़ी बनती थी, क्योंकि वो तालिबान को ट्रेन करके यहाँ कश्मीर के रास्ते भेजते थे। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान अब तक ये नहीं समझ पा रहा है कि आतंकवाद से उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। भारत को उसे चाहिए एक बड़े भाई की तरह ट्रीट करे। भारत से फायदे बहुत हैं। अगर भारत से बॉर्डर खुल जाते हैं और सही तरीके से ट्रेड चलती है, पाकिस्तान को। सर, उम्मीद कैसे की? और एक बात मैं कह के अपनी बात को तमाम करूंगा ललित जी, कि मैंने कहीं सुना था कि भारत तो मंगलयान पे जा रहा है और पाकिस्तान अभी कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा यहाँ पर जिक्र किया गया। लेकिन पाकिस्तान की यहाँ पर सोच क्या है, ये सवाल है मेरा AK त्रिपाठी साहब से। क्या ये चीज माने कि वहां पर सेना और जो जनता है और जो राजनीति है, तीनों की ही दिशाएं भटकी हुई हैं, तीनों एक साथ नहीं है, और ये तर्क है पाकिस्तान के पास कि क्यों वो जो आतंकवाद है इसके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठा पा रहे? क्योंकि सबसे अहम कारण यहां पर यह है कि लखवी की जमानत के दौरान जब पाकिस्तानी सरकार ये जानती थी कि उस दौरान वकीलों की हड़ताल है और उनका विरोध करने के लिए कोई भी वकील वहां पर नहीं होगा, उसके विकल्प के तौर पर पाकिस्तान की सरकार को कुछ तैयारी, कुछ विकल्प बना के रखने चाहिए थे कि कुछ ऐसे व्यवस्था हो कि उसकी जमानत वहां पर नहीं हो पाए। लेकिन इसको लेकर के किसी भी तरह का विरोध सामने नहीं आया। AK त्रिपाठी साहब जी, ये बिल्कुल सही है कि वहां पे कंफ्यूजन की स्थिति है और कोई भी ठोस कदम उठाना आतंकवादियों के खिलाफ ये पाकिस्तान की सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। उसका कारण है कि ISI, आतंकवादी और फौज के रिश्ते, जिसको कि राजनीतिक समर्थन मिला है, ये बहुत पुरानी कहानी है। ये एक ऐसा जहर का पौधा था तालिबान के रूप में जो कभी अफगानिस्तान में बोया गया था रशियन फौजों को भगाने के लिए, जिसमें अमेरिका ने भी साथ दिया था। तब इन्होंने सोचा भी नहीं था कि जहर का पौधा के फल इनको खाने पड़ेंगे, और जिस तरह से 132 बच्चों का नरसंहार किया, तो अब तब आर्मी चाहती कि जहर का पौधा लगाना जो है, कभी न कभी ये आस्तीन के सांप कभी अपने को भी डर सकते हैं।
इस कंफ्यूजन की स्थिति में मैं सोचा नहीं जा सकता कि कोई ऐसा ठोस कदम पाकिस्तान, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, अमेरिका का दबाव है, कुछ न कुछ करके दिखाना पड़ेगा, पर आतंकवादियों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना पाकिस्तानी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। और हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में हम लोग कुछ ऐसा देखेंगे कि इसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हुई है कि पूरा देश, क्योंकि आतंकवाद कहीं भी पनपता है, पूरे विश्व को खतरा होता है, और ऐसा कुछ करने जा रहा है कि विश्व एक राहत की सांस ले कि पाकिस्तान के इस कदम से अब हम मिलकर के अपने तमाम सारे छोटे मोटे विवादों को भूल करके हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलकर के सामूहिक रूप से कोई आतंकवाद के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ पाए। मिलकर लड़ाई लड़नी है। अभिषेक, यहां पे मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ अनिल मित्तल जी भी जुड़ गए हैं, जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। अनिल साहब, मैं सीधा आपके पास आता हूं। कह रहे हैं कि मिलकर लड़ाई लड़नी है। जब से ये हत्याकांड हुआ है पेशावर में, मैं पाकिस्तान के कई न्यूज चैनल्स वहां पे देख रहा हूं, जनरल मुशर्रफ साहब और पाकिस्तान के जो न्यूज एंकर्स हैं, मतलब एंकर्स इस तरह की भूमिका निभा रहे हैं कि इसके पीछे भारत का ही हाथ है। और मुशर्रफ चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि भारत कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में तालिबान को ट्रेनिंग दे रहा है, और क्योंकि अमेरिकी फौजें वहां पे चले जाएंगी, भारत अफगानिस्तान को मदद करेगा, और ये सब कुछ भारत का किया धरा है। जब वहां के एक्स जनरल, जो आर्मी के जनरल हैं या प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जब उनकी ये सोच है, तो फिर किस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारत के साथ मिलकर आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा? ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है वहां पे। देखिए, आप इस बात को समझें कि पाकिस्तान का तो जन्म ही आतंकवाद से हुआ था, ये आरोप नहीं है। आप इतिहास में जाके देखें तो 16 अगस्त 1946 को जो कत्लेआम हुआ था, जिस पर और जो पूरे बंगाल के अंदर वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ के पुलिस, और जिस प्रकार से उन्होंने कत्लेआम किया था, और उसके बाद वहीं से पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो आतंकवाद की तो जड़ें पाकिस्तान में शुरू से जमी हुई हैं। आज भी जो आपने देखा, ये खलीग को जिस तरह से छोड़ा गया आतंकवादी को, ये भारत का मुजरिम है। एक तरफ भारत पे इल्ज़ाम लगाते हैं आतंकवाद को संरक्षण देने का, और दूसरी तरफ अपने ही देश में इतना बड़ा नृशंस हत्याकांड होने के बाद, मासूम बच्चों की इतनी हत्या होने के बाद, और भारत के डिक्लेयर्ड जो आतंकवादी है जिसने हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार का सब कृत्य किया था, उसको छोड़ा जाना, फिर वहाँ की जनता के विरोध के कारण, या कह लीजिए इसको अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पे जो विरोध पैदा हुआ उसके कारण से उसको वापस दोबारा से कैद में लिया गया। तो इसमें भारत कहाँ से दोषी आ गया? भारत का जितना मुसलमान है, भारत में रहने वाला मुसलमान राष्ट्रवादी मुसलमान है। मैं तो कहता हूँ उनको आह्वान करना चाहिए, पूरे विश्व के सामने ये रखना चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रवाद की नींव को मजबूत करने में भारत के मुसलमान ने सहयोग किया है, ये अपने आप एक उदाहरण है। नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन उनसे क्या क्या उम्मीद की जा सकती है जो कहीं ना कहीं भारत को ही बदनाम करने में लगे? वहां के चाहे जितने भी, अगर वहां की आवाम की बात करें, चलो आवाम का नहीं तो, लेकिन फौज का एक एक्स जनरल, मतलब वो ये कह रहा है, उनका चाल चरित्र पहचाना हुआ है, कुछ आज नई थोड़ी चीज है। अपने फेलियर्स को, खुद आतंकवाद को जन्म देने वाले, खुद आतंकवाद को संरक्षण देने वाले लोग आज कहीं दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, दूसरे पे मिट्टी उछालते हैं। ये कहां तक न्याय संगत है? ये अपनी कमजोरियों को छुपाना केवल और केवल। राणा साहब, आप इस चीज को बेहतर जानेंगे, मतलब कि अपने पाप उनसे संभल नहीं रहे और दूसरों पर आप मर रहे हैं, और एक तरफ कहते हैं कि हम मिलकर आतंकवाद लड़ेंगे, दूसरी तरफ उनके ही जो आर्मी जनरल रह चुके हैं, जो अध्यक्ष रह चुके हैं सेना के एक्स, वो परवेज मुशर्रफ साहब, वो भारत पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो किस तरह से? या तो फिर आप साफ कहिए कि हाँ जी, हमें बात नहीं करनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखिए, पाकिस्तान का एक उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा है पहले से ही, और परवेज मुशर्रफ अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उनको बाहर अमेरिका या दूसरे देशों से हेल्प लेनी है किसी भी चीज़ में, तो भारत को हाईलाइट करते रहो, किसी भी गलत मुद्दे पे जाके उधर उनके पैर पकड़ लो और भारत को हमेशा हाईलाइट करते रहो। इनकी स्ट्रेटेजी का मुद्दा रहा है कि कुछ भी गलत करो, भारत को हाईलाइट करते हो। हाईलाइट करने का तो उनका ये मुद्दा है। बाकी रहा एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान का, कि उनको एस्टैब्लिश कैसे करना अपने आप को, तो ये बड़ा अच्छा एक मौका है। अगर जनरल वाकई समझता है कि उसको मिलिट्री का स्टेटस मिलना चाहिए पाकिस्तान को, तो वर्ल्ड बॉडी को ये डिसाइड करना चाहिए कि पाकिस्तान वाकई में मिलिट्री स्टेटस देने लायक है या नहीं। नंबर 1, अगर उनको मिलिट्री स्टेटस अपना कायम करना है तो इस वक्त उनके पास बड़ा अच्छा टाइम है कि टेररिस्ट को जड़ों से उखाड़ा जा सकता है, क्योंकि उनके घर में उनके बच्चों को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। तो जनरल के लिए इससे मर जाना बेहतर है इस स्थिति में, कि बजाय कि वहां की ड्रेस पहनना।
तो मैं वहां हर फौजी से बोलना चाहूंगा कि उठो और उनको ढूंढ ढूंढ के खत्म कर दो। पहले अपना मिलिट्री स्टेटस वहां पर कायम करना उनको बहुत जरूरी है, फिर मिलिट्री स्टेटस कायम करने के बाद दूसरा लोकतंत्र के बारे में सोचना, क्योंकि जब तक मिलिट्री स्टेटस वहां पर कामयाब नहीं होता और कायम नहीं होता है तब तक लोकतंत्र बिल्कुल कायम नहीं हो सकता। फिरोज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहां तो इतना बड़ा हादसा हुआ, हादसा क्या है कि वहां पे तो कत्लेआम हुआ, इसके लिए शब्द भी नहीं है कि मासूम बच्चों को मारा गया, और कहां वहां का मीडिया इस तरह की अफवाहें फैला रहा है। कहीं ना कहीं अब ये हमें महसूस करना पड़ेगा कि चलिए वहां के राजनेता या फिर सेना या आईएसआई जो भी है वो तो हमारे खिलाफ थी, अब मीडिया भी हमारे खिलाफ इस तरह से मतलब अफवाहें फैला रहा है। मैंने इंटरव्यू सुना। देखिए, वहाँ का जो मीडिया है वो भी कोई साफ सुथरा नहीं है, वो भी दिग्भ्रष्ट है और रास्ते से हटा हुआ है। देखिए, उनको ये देखना चाहिए कि भारत में राइट फ्रॉम द पीएम यानी मोदी जी ने हमदर्दी अपनी जताई और उन्होंने फ़ोन किया नवाज शरीफ को, प्रधानमंत्री को उनके, कि भाई मैं आपके साथ हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है ये जो वाकया हुआ है, हम मिल करके आतंकवाद से लड़ेंगे। बजाय इसके कि उसकी अप्रिसिएशन होती, उनकी तरफ से अप्रिसिएशन होती, कोई जवाब मियाँ जी ने नहीं दिया है, ना ही किसी और एसोसिएशन ने जवाब दिया है। मैं समझता हूँ कि ये जो एटीट्यूड है पाकिस्तान का, जो एंटी इंडिया एटीट्यूड रहा है हमेशा से, इससे नुकसान इंडिया का तो कुछ होने वाला है नहीं। मैं बताऊँ, इंडिया के बॉर्डर सेफ हैं, ठीक है, वो हमारे फौजियों को कभी कभी मारते हैं, लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा मजबूत है और इंडिया का वो कुछ नहीं कर सकते। अगर उनको कुछ, वो चाहते हैं कि अगर कोई फ़ायदा वो इंडिया से लें तो उनको हाथ मिलाना होगा। और जैसे अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि जब जब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया उन्होंने हमारी पीठ के अंदर चूरा घोंपा। तो अब वक्त की ज़रूरत यह है कि अब जो हो गया पाकिस्तान में वो हो गया, कम से कम अब वो जो उनका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है उससे सबक लें और आगे जो उनकी पॉलिसी है अब उनको चाहिए ये कि भारत की मदद लें। और ये भारत में जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, यहाँ पर यही होता है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमेशा पहल भारत की तरफ से की जाती है, लेकिन उसका सकारात्मक रुख पाकिस्तान की तरफ से या फिर जिस तरह की सहायता पाकिस्तान को करनी चाहिए, चाहे वो 26/11 का हमला हो या फिर हाफिज सईद का मुद्दा हो, इसे लेकर के किसी भी तरह की पहल पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जाती। यहाँ हम अपने दर्शकों को यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे। ज्ञान प्रकाश एडवोकेट जी भारत रक्षा मंच की तरफ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, न्यूज रूम में मौजूद है। यहाँ पर ज्ञान प्रकाश जी, ये सवाल है आपसे, यहाँ पर मानवता का जिक्र यहाँ पर किया गया है और साथ ही जब पेशावर में अटैक हुआ तो खुद राज्यसभा और लोकसभा में मौन रखा गया। भारत के ऐसे कितने ही स्कूल हैं जहां पर 2-2 मिनट का मौन यहाँ पर सभी बच्चों ने उन सब बच्चों को श्रद्धांजलि के तौर पर दिया। ये मानवता की कोशिशें लगातार भारत की तरफ से हो रही है, लेकिन पाकिस्तान का इस तरह का रवैया है कि हमारे पर हमला क्यों हुआ, पाकिस्तान पे हमला क्यों हुआ, आतंकवादी चाहते तो ये हमला आप भारत की तरफ भी कर सकते थे। ये कैसी, ये मतलब जनता की भी इसी तरह की सोच है वहां पर? देखिए जी, जो आज की डेट में पाकिस्तान के हालात हैं वो उसकी सोच और जिस बुनियाद पे वो पाकिस्तान की नींव रखी गई वो ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। डायरेक्ट एक्शन डे महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी को नकार के हुआ, गांधीवाद को एक तरफ ताक पे रख के हुआ और वही बढ़ते 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 उन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र पे षड्यंत्र किए। पहले बांग्लादेश उनकी फिलॉसफी के कारण उनसे अलग हुआ और अब जो है उनमें आपस में भी टकराव है। तो जो वो ये उनकी एक एक्सट्रीमिस्ट सोच है, जो एक अलगाववादी की, एक जो अलगाववाद की जो आज़ादी के समय पनपी और जो आज की डेट में जो एक अतिवादिता की सोच है, वही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ठहरी है। अब बार बार वो कहेंगे कि जी भारत रेस्पॉन्सिबल है या वहां की मीडिया उस तरह का दुष्प्रचार करेगी, तो वो एक इंट्रोस्पेक्शन उन्हें इस मामले में करना चाहिए कि आत्मचिंतन एक करना चाहिए कि भाई हमने आज़ादी से अब तक क्या पाया। मैं तो कहूंगा कि जिस फिलॉसफी को लेके मोहम्मद अली जिन्ना चले वो फिलॉसफी आज की डेट में फेल हो गई, उसको दुनिया ने भी नकारा और पाकिस्तान के लोगों ने भी नकारा। आज चाहे आप उनके खुद के देश में तालिबान ले लीजिएगा, जो फिलॉसफी एक कट्टरता को जन्म देती है, एक जो ऐसी फिलॉसफी है जो क्या कहते हैं एक इंसान को इंसानियत से दूर कर देती है, ऐसी फिलॉसफी के साथ देश कैसे ठहर सकता है? बिल्कुल ऐसी ही सोच का यहाँ पर जिक्र किया गया है, लेकिन सोच यहाँ पर लखवी को जमानत देने को लेकर आखिरकार पाकिस्तान की क्या थी? लखवी को जमानत देने की चर्चा आज संसद में भी हुई, जहां पूरे संसद ने एक सुर में लखवी को जमानत देने के लिए भी पाकिस्तान की निंदा की है। देखते हैं रिपोर्ट। 132 बच्चों की हत्या कर दी गई थी पाकिस्तान में।
उसके बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ जी ने कहा था कि टेररिज्म को रोकने के लिए हम हर कदम उठाएंगे और सबके साथ मिलकर काम करेंगे, ये वायदा भी उन्होंने किया था। लेकिन 2 दिन के बाद ये दूसरा चेहरा आज हमको दिख रहा है, हमारे सामने आया है। हमने ये कहा कि पाकिस्तान के इस दुखद घटना में हम सभी एक हैं और सारी दुनिया के लोग एक हैं, लेकिन उसके 2 दिन के बाद ऐसा फिर रिहा करना और उसको सिर्फ 5 लाख रुपए में बेल लेकर अगर वो रिहा कर देते हैं तो ये बड़ा मुश्किल है। इसमें प्रोसिक्यूशन का फेल्यूर है और हमारी गवर्नमेंट किस हद तक इसको परसुएशन की, वहां के एम्बेसडर इसके बारे में, क्योंकि डे टू डे तो इसके बारे में जांच लेना, मालूमात कर लेना, ये भी हमारा कर्तव्य होता है। उस गुनहगार को पाकिस्तान ने हमारी कोर्ट में जब कसाब का मुकदमा चल रहा था तब अनेक बार मांग की, हमें नहीं सौंपा। हम न्याय करेंगे, हम उसके पर प्रोसीडिंग चलाएंगे, इतनी सिर्फ बातें की और आज उसको छोड़ दिया जामीन के ऊपर। एक स्वर में पाकिस्तान से ये बात करे, ये जो भी गुनहगार है तुरंत हिंदुस्तान के न्यायालय में हाजिर किया जाए, पाकिस्तान पे मुकदमा चलाया जाए। ये मामला बहुत गंभीर मामला है, बहुत नाजुक मामला भी है। हम हमारा पड़ोसी के साथ जो अभी वहां जो हो रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए एक मैसेज ऐसा जाना, पूरा सदन एक होके इस विषय में एक स्वर से बोल रहे मैसेज जाना, इसलिए कमेंट, साइड कमेंट, रनिंग कमेंट कोई भी नहीं करना चाहिए। कृपया मामला जैसा मैंने कहा ये इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग देख रहेंगे, इसलिए कृपया जो स्पीकर महोदय जिनको मौका देंगे वो सब लोग बोले और विषय को केवल इसको निंदा करें और इसके बारे में क्या करना वहां तक सीमित करें तो बेहतर होगा। 2 दिन के भीतर ही जो रवैया सामने आया है उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। 26/11 का जो मास्टरमाइंड था जकीउर रहमान लखवी, जिस तरह से उसको वहां की अदालत ने यह कहते हुए कि अभियोजन के पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, उसको जमानत पर रिहा किया है, वो बहुत ही दुखद है। तो संसद की कार्रवाई के दौरान भी तमाम नेताओं ने एक स्वर में जिस तरह की यहां पर जमानत दी गई है लखवी को, उसकी निंदा की है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। दोनों ने एक स्वर में इस बात का विरोध किया और इस बात की मांग की है कि लखवी को या फिर हाफिज सईद जैसे मास्टरमाइंड को भारत को सौंप दिया जाए और फिर उसके हिसाब से भारत अपनी न्याय प्रक्रिया के हिसाब से इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी करेगा। एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूज रूम की तरफ और यह सवाल है मेरा, मैं यहां पर जाना चाहूंगा फिरोज बख्श साहब से। अब यहां पर पाकिस्तान ने अपना जो रुख है वो जाहिर कर दिया। हाफिज सईद खुलेआम वहां पर घूमता है, लोगों को संबोधित भी करता है। लखवी को यहां पर जमानत दे दी गई है और पेशावर अटैक को लेकर भी अब धीरे धीरे पाकिस्तान में कुछ दिनों बाद माहौल बहुत ज्यादा यहां पर सामान्य हो जाएगा। ऐसे में सबसे खास बात यह है कि अब भारत के पास में विकल्प क्या बचता है यहां पर? क्या इंटरनेशनल कोर्ट है या इंटरनेशनल प्रक्रिया है जिसका दबाव डालकर अब पाकिस्तान को बाध्य किया जा सकता है? क्या लगता है फिरोज साहब? जी फिरोज साहब। हाँ देखिए, आपका सवाल जो है बड़ा मीनिंगफुल है। देखिए, पाकिस्तान के सामने अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके के देखिए इंसाफ करे, और उसने इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी हैं कि बिल्कुल ही उसका ऐसा लग रहा है कि उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनकी सोच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जस्टिस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और जैसा अभी यहाँ मेजर साहब ने कहा था कि उनका सिर्फ एक ही माइंडसेट है, और माइंडसेट ये है किस तरह से भारत को अपोज किया जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए, उसको तकलीफ पहुंचाई जाए। आप ये देखिए, अभी बात आई थी पूरे हिंदुस्तान में जो उनके बच्चों के साथ हादसा हुआ, 132 बच्चे जो मारे गए हैं, सब जगह उसका अफसोस जाहिर किया गया है। जब हमारे यहाँ बॉम्बे में अटैक हुआ था, हमें कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली पाकिस्तान में कि उनके लिए कोई मौन किया गया हो या शोक सभा हुई हो, किसी ने हमदर्दी जाहिर की हो। तो मैं इस चीज़ को हिस्ट्री में जाकर के एसेस कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान वाकई में सही रास्ते पर चल रहा है। और पाकिस्तान अगर अब एक्शन नहीं लेगा, पहले ही इसको दुनिया में एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जा चुका है, इस घटना के बाद अगर ये लखवी जैसे लोगों को
और हाफिज सईद जैसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। आप देखिए क्या डबल स्पीक है मियाँ जी कि वो एक तरफ कुछ स्टेटमेंट देते हैं, एक तरफ कुछ स्टेटमेंट देते हैं। अगर उनको रोकना है टेररिज्म को, बहुत सख्त उनको स्टेप लेने होंगे, ऐसे स्टेप लेने होंगे कि जिससे वो दुनिया को यकीन आ जाए कि जो ये कह रहे हैं उसमें ये करेंगे भी। और साथ में मैं ये भी इसमें बात जोड़ना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान ने अब कोई स्टेप नहीं लिया, उसके प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो भी जाएंगे सत्ता से। कौन आता है ये तो बाद में देखा जाएगा। साथ ही पाकिस्तान को, जो कि एक टेररिस्ट स्टेट कहा गया है, महा टेररिस्ट स्टेट का इसको टैग दे दिया जाएगा। तो पाकिस्तान को इससे बचना होगा। और भारत ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, साथ इन द सेंस कि यहाँ की जनता हमें हमेशा उसकी हमदर्द रही है। आज सारे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कैंडल्स जलाई जा रही हैं, हर तरह का जो है हमदर्दी जाहिर की जा रही है, लेकिन अफसोस की बात है वहां पर कोई रिस्पांस नहीं है, सिवाय इसके कि हमें हर्ट करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, लखवी को छोड़ दिया गया है। राणा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उस पाकिस्तान की ताकत को किस तरह से देखा जाए जिस पाकिस्तान की सेना का उस समय का चीफ जो कियानी था, वो ड्रोन हमले को लेकर सीधा अमेरिका को धमकी देता है, और वहां के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे रजा गिलानी साहब, वो कुछ नहीं कर पाते। तो अब कैसी उम्मीद की जा सकती है कि अगर अमेरिका दबाव भी बनाता है या फिर इंटरनेशनल कोर्ट्स में ये मामला जाता है, तो दबाव बनाकर अगर लखवी, हाफिज सईद या दाऊद इब्राहिम जैसे जो मोस्ट वांटेड है हमारे लिए, उनको वो हमें सौंप देगा? अभी तो इनके पास फिलहाल कोई ऐसा विकल्प तो मुझे दिखाई नहीं देता है। बट मेरा क्लियर स्टेटमेंट यही रहेगा आपके साथ में कि जब तक कि यूनिफॉर्म में टेररिज्म छुपा रहेगा तो पाकिस्तान कभी भी अपने आप को अच्छी तरह इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। पॉलिटिक्स तो भूल जाइए आप। तो हालांकि अमेरिका को भी दबाव है और अमेरिका भी ये चाह रहा है कि ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ें, बट इनका सिस्टम ऐसा हुआ कि पाकिस्तान उनके ऊपर डिपेंड हो चुका पूरी तरह से। किसी भी आर्थिक मदद, कोई उनका प्रोडक्शन नहीं है। और एजुकेशन में मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में मोस्ट इलिटरेट जनसंख्या है वहाँ की। एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ मदरसे चलते हैं और मदरसों में किस तरह की एजुकेशन है किसी को पता नहीं है, ना उनको भी पता नहीं है। तो पाकिस्तान की जो जनता है 70% जनता मैं बोलता हूँ कि वो अनपढ़ है। तो वो इजीली इन लोगों के साथ में हाईजैक हो जाती है, उनको सोचने का कुछ टाइम नहीं है और आगे वो वर्ल्ड रेस में या कम्पिटिटिव। लेकिन अफसोस ये है कि जो करवा रहे हैं वो तो पढ़े लिखे हैं ना। हाँ, बट वो इजीली उनको मोटिवेट कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या है कि उनको जैसे 200 रुपया कहीं मिला है तो उनको 1000 रुपया दे दो, बोलो भाई चलो 1000 वाले के साथ चलो, ये सही बोल रहा है, क्योंकि अपनी सोच नहीं है उनकी। मित्तल साहब, क्या वाकई ये सोच है या फिर सोच ये है कि हमें वो एक ऐसा इस्लामिक मुल्क बनाना है जो अपने कायदे कानून चलाएगा और जो उनके कानूनों को नहीं मानेगा उसका हश्र ये ऐसा ही किया जाएगा? लेकिन अगर देखा जाए तो किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं लिखा। अगर इस्लाम की बात की जाए कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा। उल्टा ये कहा गया है कि इस तरह के जो लोग दहशत फैलाते हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जिहाद लानी चाहिए। ये कैसी इनकी मानसिकता है कि वो अपने रूल्स यहां पर कहीं ना कहीं वो अलो करना चाहते हैं कि हमारे रूल्स आप फॉलो कीजिए? मित्र, जो आप बात कर रहे हैं मैं इससे अंतर थोड़ा मेरी बात में, मैं इसमें कोई मानसिकता का विषय नहीं है। ये एक दबाव है जिन अतिवादी शक्तियों को उन्होंने खुद पनपाया है, जिन अतिवादी शक्तियों के सहारे वो हमेशा से भारत के ऊपर आतंक का साया क्रिएट करते रहे हैं। आज वही शक्तियां मजबूर करती हैं लखवी जैसे आतंकवादी को रिहा करने की बात पे। ये केवल और केवल एक सबूतों के अभाव में नहीं, सबूत देने में भारत ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो हाफिज सईद हों चाहे वो लखवी हों, इनके खिलाफ भारत में पर्याप्त सबूत हैं और वो पाकिस्तान सरकार को समय समय पर उपलब्ध करवाए गए हैं। सबूतों के अभाव में छोड़ने की बात कहना सरासर गलत है। मैं तो सीधा इल्जाम ये लगाता हूं कि ये तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये कूटनीति कहा जाएगा क्या? कूटनीति नहीं, अतिवादी ताकतों के आगे झुकना, अतिवादी ताकतों के आगे मजबूर होकर के उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया है। लेकिन जब देश की जनता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया गया तो मजबूर होकर उन्होंने इसको वापस लेना पड़ा। जी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या वाकई ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव था या फिर कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी चल रही है पाकिस्तान की तरफ से कि हाँ यहां से हम उसको कैद करेंगे, फिर कुछ और तैयार करेंगे और जनता की सहानुभूति लेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर हम सिंपैथी गेन करेंगे तो ये मामला दब जाएगा? लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि आतंकियों को हम खुला ही छोड़ेंगे, कोई सजा नहीं देंगे। अगर भारत डिमांड करता भी है तो उनको सबूतों में ऐसा उलझाएंगे कि सबूत तो वो पेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि हमने कई बार सबूत दिए हैं। तो क्या एक ये स्ट्रैटेजी की तरफ मतलब उसके तहत चल रहा है सब कुछ, प्लानिंग जो जिस तरह से चाहते हैं वो?
देखिए, ये बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत ही चल रहा है। एक्चुअली में पाकिस्तान में जो है कोई भी सरकार हो, या तो मिलिट्री रूल रहता है वहाँ पे, अधिकतर तो मिलिट्री रूल ही रहा है, और कोई सरकार बाई चांस आती भी है तो उसको भी राजी राजी या गैर राजी मिलिट्री के अंडर में रहना पड़ता है अगर उसको अपनी सरकार चलानी है। और मिलिट्री वहाँ पे अतिवादी ताकतों को बल देती है। ये वहाँ का मतलब फॉर्मूला है, एक शुरू से फॉर्मूला रहा है। अब जब से क्या कहते हैं ये आपका आतंकवाद इन्होंने कश्मीर में पनपाना शुरू किया, उसके बाद में उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हमारे देश में भी इसकी लपटें आएंगी, और बल्कि उन्हीं तक सीमित रह गई अब लपटें। तो ऐसी सिचुएशन में अब वहां जो उन्होंने एक 2 लाख मिलिटेंट आज की डेट में पाकिस्तान में है, जबकि वहां की आर्मी टोटल 5 लाख है। तो ऐसी सिचुएशन उन्होंने जो क्रिएट की उसमें वो खुद ही जल के भस्मासुर हो गए, वो खुद जल के मर जाएंगे वो। तो उसमें ऐसी सिचुएशन में नवाज साहब को ये चाहिए था कि एक अपने पॉलिटिकल विल से आज आर्मी को ये सिखाते कि नहीं, इस तरह से नहीं होगा, हमारी चलेगी, और जो डेमोक्रेटिक आइडिया है, जो सेकुलरिज्म का आइडिया है, वो सही आइडिया है। उन्होंने उस चीज को एक साइड में ताक पे रख के जो अलगाववादी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो अतिवादी ताकतें हैं, उनको क्या कहते हैं, मौका दिया उसी का नहीं ना। त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से फिरोज साहब ने एक बात कही थी, जब 26/11 हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से कभी ऐसा, चाहे वहां की आवाम कहें या फिर वहां के कोई भी पॉलिटिकल वो हो, उन्होंने कभी अफसोस नहीं जाहिर किया। और भारत ने जिस तरह से अफसोस जाहिर किया, ये जो पेशावर वाला है, लेकिन मैं इससे जा रहा हूं, क्या वहां की आवाम का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कसूर तो होगा कि जिन्होंने इन ताकतों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, जिन्होंने कभी भी सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया कि भाई आप कर क्या रहे हैं, कुछ तो कीजिए, बार बार हमें ही निशाना बनाया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है। वहां के फौजियों को कितना मारा गया, अगर तहरीक तालिबान या फिर अफगान के तालिबानों की बात करें तो उन्होंने फौजियों को सर कलम कर दिए कितने। तो ये कहीं ना कहीं अवाम का भी तो थोड़ा बहुत कसूर है। जहां तक आवाम की बात है, देखिए हिंदुस्तान है जहां आवाम को बोलने की आज़ादी है, आवाम को अपनी बात रखने की आज़ादी है। लेकिन पाकिस्तान को यदि आप हिंदुस्तान की जो हमारे प्रजातांत्रिक अधिकार हैं, भले वहाँ प्रजातंत्र कभी कभी एक नाटक की तरह आता है और फिर ख़त्म हो जाता है, तो भी आप तुलना नहीं कर सकते। हिंदुस्तान एक मानवतावादी राष्ट्र है। यहाँ पे क्या हुआ कि जब वहाँ पर कुछ भी हुआ, यहाँ के बच्चों ने उस पर श्रद्धांजलि, उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लेकिन उसके बदले में जो हमारा अपराधी था उसको छोड़ करके फिर हमारे, कहना चाहिए हमारी सहानुभूति पे एक तमाचा मारा गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि वहां की जनता ये चाहे भी, क्योंकि हर जनता अमन चाहती है, हर जनता चैन चाहती है, हर जनता शिक्षा चाहती है। जैसे आप कह रहे थे कि 70% जनता वहां पर जो है अभी अशिक्षित है या सेमी लिटरेट है, सब चाहती है। और भारत की तरफ वो देखते हैं कि देश जो कि हमारे से ही कभी एक ही धरती के 2 टुकड़े हुए थे, कितना आगे बढ़ गया है। हम मंगलयान पे जा रहे हैं और हम अब सूरज पे भी जाने की बात कर रहे हैं। अभी इसरो की मैं रिपोर्ट देख रहा था। तो एक तरह की जेलसी भी है, एक तरह की प्रतिस्पर्धा भी है। ऐसे में हम आदर्श हैं उनके लिए, लेकिन वहाँ की जनता भी उतनी ही असहाय है जितना वहाँ पर शरीफ है या वहाँ का जो सरकार है। क्योंकि कोई भी सरकार आए, उनका एक ही एजेंडा रहता है कि सत्ता पे रहना है तो हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा करते रहो, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहो, कश्मीर का मुद्दा उठाते रहो, बाकी सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। लेकिन ये भी तो कारण है, शायद ये कारण है कि शायद वहां की जनता ही ये जानना चाहती हो, शायद वहां की जनता को भारत विरोधी नारे सुनने अच्छे लगते हो। आप इस बात से इनकार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब वहां पे बिल्कुल सर, मैं इसलिए कर सकता हूं कि मैंने वहां की जनता को सीधे बातचीत अपने से की है। वहाँ के लोग हमारे यहाँ आते हैं, बड़े कल्चरल प्रोग्राम करते हैं और हम लोग उनसे बात करते हैं। हमने देखा है कि जब हम यहाँ म्यूजिक प्रोग्राम होते थे, वहाँ के बच्चे आते थे तो हमारे उस्तादों, हमारे जैसे हमारे यहाँ के बच्चे उनके पैर छू करके उनका सम्मान करते थे, वहाँ के उस्तादों का उन्हीं संस्कारों से वो करते थे। हम तो ये देखते थे कि सांस्कृतिक जो ये भेदभाव है ये राजनीति ने पैदा किया, इस आतंकवाद ने उसके बीच में दीवार खड़ी की है। तो मेरा सीधा सवाल है आपसे, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ यहाँ पर ये जो कंफ्यूजन की राजनीति या फिर जिस तरह की तेहरे मापदंड है वहां पर जनता, सरकार और सेना, 3 चीजें हैं और एक आतंकवाद का भी बड़ा फैक्टर है। क्या माने कि आतंकवाद को खत्म नहीं करने के पीछे किसका डोमिनेशन ज्यादा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये तीनों को तो एक मानिए आप, आईएसआई, आतंकवाद, सेना और वहां का सत्ता एक मानिए। जनता को थोड़ा हक कर लीजिए, जनता की आवाज ही खत्म हो गई है वहां। जनता के दिल की आवाज सुनिए, वो शिक्षा चाहती है, वो अमन चैन चाहती है, शांति चाहती है और भारत के आदर्शों पे चलना चाहती है। लेकिन वहां कोई आवाज जनता की नहीं है
और इन आतंकवाद के बमों के धमाकों ने जनता की जो चीख भी है उसको भी कहीं जो है जी फिरोज साहब। हाँ देखिए, मैं त्रिपाठी जी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक है। वहाँ से जो लोग आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स आएँ या फिर बड़े लोग आएँ या जर्नलिस्ट आएँ, कोई उनको आके बड़ी हैरानी होती है। वो कहते हैं हिंदुस्तान में इतनी आज़ादी है, इतना खुलापन है, आके वहाँ खुश होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके देश में भी इतनी आज़ादी हो और इतना खुलापन हो। मुझे याद आ रहा है 15वीं सदी में एक इमाम हुआ करते थे, इमाम गजाली। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था अगर तुम लोग आतंकवाद को ख़त्म नहीं करोगे तो आतंकवाद तुम्हें ख़त्म कर देगा। तो ये बात पाकिस्तान में अब देखने में आ रही है। आतंकवाद को उनको ख़त्म करना होगा। और रही बात जनता की, तो मैं समझता हूँ कि जनता में भी अब दो धड़े हो गए हैं। सारी जनता ऐसी नहीं है जो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहती हो, अच्छा समझती है। एक लोग ऐसे हैं जो प्रो इंडिया मतलब हिंदुस्तान से दुश्मनी नहीं रखते हैं। एक लोग ऐसा, एक धड़ा ऐसा है जो हिंदुस्तान से का बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन आज भी मुझे बताते हैं लोग कि जो बॉर्डर है हमारा, वहाँ पे पंजाब, हमारे पंजाब साइड से, अमृतसर साइड से जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पे, तो बहुत से ऐसे उम्र दराज लोग हैं जो 80 को पार कर चुके हैं। शाम को आते हैं रोज़ाना, बड़ी हसरत से देखते हैं, कभी हम वहाँ रहा करते थे। उसी तरह से जो उनका वाघा बॉर्डर है, वहाँ पे भी बहुत से लोग आते हैं और वो बड़ी हसरत से देखते हैं कि कभी हम इन गाँवों में, हिंदुस्तानी गाँव में रहा करते थे। तो जनता में कहीं ना कहीं जुड़ाव है। लेकिन ये जो सियासतदान है, और सबसे बड़ा जो कैंसर है पाकिस्तान में, वो कैंसर ये ISI का है। जब तक ISI ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, बल्कि पाकिस्तान को मुझे लगता है ख़त्म करके ही दम लेगी ISI। चलिए, ये तो आपने कह दिया। राणा साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान कभी इतनी जबरदस्त कार्रवाई कर पाएगा इन आतंकियों के खिलाफ? क्योंकि जिस मुल्क से ओसामा बिन लादेन मारा जाता है, एबटाबाद में मारा जाता है, उस मुल्क से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो मुल्क कहीं ना कहीं आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा? और भारत जिस तरह से बार बार कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, आप लड़ाई तो छेड़िए, आतंकवाद में मिलकर लड़ेंगे, तो क्या वो देगा साथ? पाकिस्तान तो देखिए पहले से इसका एक हिस्ट्री रही है जो आप लोगों के सामने आई है और आगे भी आती रहेगी। इसके सिर्फ 2 या 3 तरीकों से, जैसे अमेरिका या कोई भी ऐसे जिन कंट्रीज से ज़्यादा दोस्ती का एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जिन्हें हेल्प लेते हैं बड़े तायदे, तो हर चीज़ में हेल्प लेते हैं। अभी उन कंट्रीज़ को ये सोचना है कि हमको हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए इनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो इनको आपस में जब तक नहीं लड़ाएंगे और एक उस पे धर्रे पे खड़ा नहीं कर देंगे, तब तक ये बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। क्योंकि अभी भारत ये चाहता है, सेंटिमेंट्स में हम शामिल होते हैं, भारत की विचारधारा ऐसी रही है पहले से, ऋषियों का देश, प्रधान देश रहा, जैसे आप लोगों को सभी को पता है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बट हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर बच्चा तक ये चाहता है कि देश में अमन रहे, पड़ोसी सुखी रहें, आगे बढ़ें। आज कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं। बट इनका एक 10%, जैसे हमारे त्रिपाठी जी ने आपसे कहा, 10% जनता इनकी मिली हुई हो, जैसे इलिटरेट की बात कर रहा हूँ मैं, पढ़े लिखे 10% हैं जो मिलते हैं कल्चरल प्रोग्राम या किसी तरह के, हम उन्हीं के बारे में जानते हैं बेसिकली। और 10% ऐसे हैं जो दूसरी तरह से 20% या 25% जनता चेंज चाह रही होगी। बाकी जनता तो बिल्कुल अनपढ़ है, मैंने आपको बताया है, और ये पूरे बाहर के मुल्कों के ऊपर डिपेंड हैं, यूएस जैसे, और उनके कहीं ना कहीं उनसे बड़ा सपोर्ट मिल जाता है इनको। और फिर कोई कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता है, जनता में ही दोनों धड़े यहाँ पर सामने आते हैं। लेकिन सरकार का यहाँ पर क्या रुख रहेगा, ये मैं जानना चाहूंगा अनिल मित्तल साहब से, कि अब सरकार ने हालांकि इस कदम की निंदा की है यहाँ पर, और उनका साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान को चाहिए कि उन तमाम आतंकियों को भारत को सौंप दे। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने मंसूबे साफ किए हैं, अब यहाँ पर भारत सरकार का क्या रुख रहेगा, क्या किया जाए? भारत सरकार ने समय समय पर इन चीजों को देखा है। जैसे मेरे भी मित्र कह रहे थे कि भारत में एक मानवतावादी वातावरण है या एक मानवतावादी सोच है, तो भारत तो इसके बाद भी जब कभी खुदा ना खास्ता पड़ोसी मुल्कों में इस प्रकार का कोई आतंक या कोई राष्ट्रीय आपदा आएगी, तो भारत की सहानुभूति हमेशा बनी रहेगी। साथ साथ भारत सरकार ये भी जानती है कि ना तो पाकिस्तान के लोगों के पास, नेतृत्व के पास इच्छा शक्ति है, ना ही उनका मानस है कि वो इस आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयास भी करें। ये उनकी मजबूरी है कि अगर उनको विश्व के सामने कटोरा लेके खड़े होना है तो उनको भारत को गाली देते रहना होगा। ये उनकी, अमेरिका से डॉलर लेते रहेंगे। जब उनको विश्व के सामने कटोरा लेके घूमना है तो उनको निश्चित रूप से भारत को गाली देना ही उनका गया है, क्योंकि बहुत बड़ा आधार है, मजबूरी यहाँ पर। और मजबूरी यहाँ पर कहना है कि भारत की सरकार, भारत का नेतृत्व इस बात को अच्छी तरह जानता है कि ना पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र स्थापित हो सकता है,
और पतन के कगार पे पहुंचे कि पाकिस्तान से और ज्यादा इससे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं की। बिल्कुल उम्मीद यहाँ पर की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर समय का अभाव है। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि सभी मेहमान जो है एक आखिरी टिप्पणी यहाँ पर दे कि अब भारत का यहाँ पर क्या रुख रहेगा और पाकिस्तान किस तरह का संदेश यहाँ पर इन कदमों को उठाकर भारत को देना चाहता है। एक टिप्पणी में चाहूंगा सभी से। सर क्या क्या लगता है आपको कि जब वहां पे कश्मीर में जब ये सैलाब आया था और पीओके में भी जबरदस्त बाढ़ देखी गई थी, पाकिस्तान में भी जबरदस्त बाढ़ आई थी, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त भी मदद का कहा था, लेकिन तब भी हाफिज सईद ने कहा था कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत तो उन्होंने अपने बांध खोल दिए और बाढ़ आ गई। ये तो क्या उम्मीद की जा सकती है जब हाफिज जैसा इंसान वहां पे रहता है और इस तरह के बयान देगा, तो क्या सरकार वहां की इन बयानों को कंडेम करके हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी और कहेगी आइए आप और आतंकवाद के खिलाफ लड़िए? देखिए, वो जो हाफिज सईद का स्टेटमेंट था वो दैट वाज जस्ट लाइक ए जोकर स्टेटमेंट। अब वो जोकर का, हाँ, तो खैर अपने आप को वो बहुत बड़े वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन कभी जेलों में रहते थे यहाँ पे और काबू में आ जाएंगे। अब मुझे जो एक आखिरी टिप्पणी करनी थी वो है कि जैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। वही पाकिस्तान का हाल है। इसकी बुनियाद ही एक अतिवादी की सोच पे थी और आज अतिवादिता का ये परिणाम हुआ था। बिल्कुल मित्तल साहब, क्या वाकई ये क्या हाफिज सईद या फिर लखवी, दाऊद इब्राहिम आएंगे भारत के कब्जे में? देगा वो? आना पड़ेगा। ये जो भस्मासुर पैदा कर रखे हैं पाकिस्तान ने, वो मैंने जैसे पहले अभी टिप्पणी की कि पाकिस्तान बिल्कुल पतन के कगार पर है, तो उसके बाद ये सब कहाँ जाएंगे? जी राणा साहब। भारतवर्ष में मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टियों व आम जनता से अपील है कि अपना डिफेंस बनाए रखें अपने देश का, और बाहर के जितने भी देश हैं उनसे सबसे अपील करते रहें कि कैसे न कैसे पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जाए और 1 साल तक इसको मॉनिटर करके कहीं न कहीं रिजल्टेंट पे पहुंचाया जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान से डायरेक्ट बात करवाना या पाकिस्तान को किसी प्रकार का प्रेशर हमसे बनवाना। ये हमें नहीं करना चाहिए और हमारी पॉलिटिकल पार्टियों से मेरी अपील है सभी से कि किसी प्रकार की व्यंग्यात्मक या कोई टिप्पणी बिल्कुल नहीं करें। भाई ये हो सकता है संजीदा रहें। और दूसरा, बराबर प्रेशर सभी जिन मुल्कों से जितना हो सके उनसे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रेशर बनाए। जी त्रिपाठी साहब। बस आखिरी टिप्पणी यही होगी कि ईश्वर जो है हमारे देश को यही सद्बुद्धि दे कि हम मानवतावादी राह पे चलें और पाकिस्तान के आतंकवादियों को और वहां की सत्ता को कि अब उनको अकल आ जाए शहादत के बाद, जिसमें हमारे निर्दोष बच्चों का नरसंहार हुआ है, कि अब वो टकराहट की राजनीति छोड़ करके, आतंकवाद की राजनीति छोड़ करके और एक मानवतावादी दृष्टिकोण से अपने। हाँ, मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया पाकिस्तान के लिए कि वो इस अतिवादी नीति को छोड़े, और जैसा राणा साहब ने कहा था वहाँ एजुकेशन नहीं है, भारत का हाथ थामे ईमानदारी के साथ और यहाँ पर टेररिस्ट भेजना छोड़ दे, अच्छी तालीम दे बच्चों को ताकि वो आगे जाके अच्छे सिटीजन बने। एक शेर के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही है कि इंसान होना आज के समय पे एक सबसे बड़ी चुनौती। लेकिन उम्मीद यहां पर की जा सकती है पाकिस्तान से कि आने वाले समय में कम से कम भारत ने जिस तरह की अपील यहां पर की और जिस तरह की बातचीत यहां पर भारत की तरफ से की जा रही है, इसमें पाकिस्तान भी अपना पूरा सहयोग दे और आने वाले समय में आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत का वो पूरा साथ दे। इस तमाम चर्चा में हमारे साथ में शामिल होने के लिए मैं सभी मेहमानों को यहां पर शुक्रिया कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही न्यूज रूम से ललित मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ में बने रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ललित। तो प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।